वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और संदीप चौगांवकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आप कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है, ठीक नेटो की तरीके से। मतलब कि सऊदी अरब या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश पर अगर कोई तीसरा देश हमला करेगा तो वो हमला दोनों मुल्कों पर माना जाएगा और दोनों उसका जवाब देंगे। नेटो भी यही है, नेटो के जितने सदस्य हैं, अगर एक नेटो सदस्य पर कहीं कोई वार कर दे, हमला कर दे, तो वो सारे देशों पर हमला माना जाएगा और उनकी संयुक्त जवाबी कार्रवाई होगी। यह समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच जो मई में सैन्य संघर्ष ऑफ सिंदूर में हुआ है, उसके 4 महीने के बाद हुआ। अब ये बात भी सब जानते हैं और पाकिस्तान ने तो 40-50 बार थैंक यू अलग अलग देशों को बोला था जंग रुकवाने के लिए। उसमें सऊदी अरब भी एक था। सऊदी अरब उसमें बातचीत कर रहा था, भारत से भी बात कर रहा था, उनसे भी बात कर रहा था। हमारे सऊदी अरब से बेहतरीन संबंध है। अब इस जो समझौता हुआ है, इसकी शर्त के मुताबिक अगर मान लें भारत पाकिस्तान पर फिर हमला करे तो सऊदी अरब भी इस युद्ध में शामिल होगा। हालांकि सऊदी अरब ने इस समझौते को किसी खास देश के खिलाफ नहीं बताया। इस समझौते ने पाकिस्तान को सिर्फ सऊदी अरब की किराए की सेना के रूप में पुष्ट किया है, आप ये कह सकते हैं। मतलब सऊदी अरब ने कभी कोई जंग लड़ी है क्या, आपको याद आती है? कहीं कोई सारे विदेश मामलों के बड़े बड़े जानकार हैं, कोई वॉर सऊदी अरब ने कभी लड़ी हो? तेल बेचता है सऊदी अरब और आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, उसके 2 काम है। सऊदी अरब अभी पिछले कुछ 1-2 वर्षों से यमन में हौथी विद्रोहियों से परेशान है। अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल, वहां भी सैनिक नहीं भेजता, एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है। अब ये जो समझौता हुआ, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना यह है कि सऊदी अरब ने दरअसल सीधे सीधे पैसा देकर के पाकिस्तान से काम कराता तो किरकिरी होती, तो एक समझौता कर लिया और अब पाकिस्तान वो काम करेगा जो सऊदी अरब अपने जेट से, अपने लोगों के जरिए नहीं कराना चाहता, कि तुम जाकर ये यमन विद्रोहियों का इलाज तुम जाके पाकिस्तान की सेना जाकर के उनसे लड़े। ये समझौता हुआ है इसलिए, इसका भारत या किसी और मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। जब वो अपनी जंग में नहीं शामिल होना चाहता तो पाकिस्तान की जंग में क्या शामिल होगा? और सऊदी अरब कोई मिलिट्री पावर भी नहीं है और हमारे साथ उसके बड़े अच्छे संबंध हैं, ये भी हमने आपको बताया। हम बहुत तेल भी खरीदते हैं सऊदी अरब से। अब इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने लेकिन एक स्टेटमेंट जारी किया, क्योंकि खबर बड़ी बन गई थी, और उन्होंने कहा कि हमें यह पहले से मालूम था कि ऐसा होगा। भारत के हितों पर इसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमारी नजर है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमको मालूम था कि ऐसा प्रयास जो है दोनों देशों के बीच में किया जा रहा है। तो मैं विजय जी से ही शुरुआत करता हूं आज। विजय जी, देखिए, दोनों बातें आपने जो कही वो दोनों महत्वपूर्ण है। एक तो कोई सऊदी अरब बहुत मिलिट्री पावर नहीं है, दूसरा मैं तो बल्कि देखता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर संबंध है भारत के और सऊदी अरब के, कोई ऐसा खराब संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई समझौता होता और पाकिस्तान का इस्तेमाल सऊदी अरब करेगा तो किसी दिन पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तो वो खड़ा तो होगा ही ना उनके साथ। वो हमला हम पर ना करें, लेकिन एक मिलिट्री पावर का, मिलिट्री सपोर्ट का, फाइनेंशियल सपोर्ट का, वो सब काम वो कर सकता है। इन दोनों देशों के रिश्ते प्रगाढ़ हो गए, रिश्ते प्रगाढ़ हो गए। और जब 2 देशों के रिश्ते प्रगाढ़ हो गए, शायद हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि वो OIC की और गल्फ कंट्रीज़ के देशों की, तो यदि अभी ये लोग गए और उस पर बात हुई है तो एक बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है। तो विदेश मंत्रालय को नज़र रखने का, विदेश मंत्रालय को ध्यान रखने की बहुत है, लेकिन कोई ऐसी चिंता वाली बात भी उस तरह से नहीं हो सकती। सऊदी अरब पे हम भरोसा कर सकते हैं, सऊदी अरब पर भरोसा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि। अच्छा, अभी आप जो वो बात कह रहे थे ना, जब इजराइल ने कतर पर अभी बमबारी की तो वहां पर 23-24-60 देशों के, मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर आए, तो वहां भी ये बात हुई थी कि क्या इस्लामी मुल्कों को नेटो की तरह कोई बनाना चाहिए, सैन्य समझौता करना चाहिए, कोई बनाना चाहिए कुछ नेक्सस ऐसा। वहां भी सर ये बात कहने वाला पाकिस्तान ही था। अब ये रिपोर्ट तो पाकिस्तान को ही सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान का था। देखिए, इससे 2 बातें तय हो गई। एक तो पाकिस्तान खुद को कमजोर समझता है, उसको स्थिति पता है कि क्या हालत है, हम किसी के बिना नहीं लड़ सकते, और उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत है। उनको लगता है कि भारत से यदि मुकाबला, भाई उनका तो इकलौता दुश्मन, इकलौता दोस्त, इकलौता पड़ोसी, मतलब उनकी सारी पॉलिसी भारत बेस्ड है। मतलब इतना मोहब्बत कोई भी नहीं करता भारत से जितना पाकिस्तान करता है। और अब जब भारत ये क्लियर कह चुका है, कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम किसी के एटमी ब्लैकमेल में नहीं आएंगे, तो फिर ये उसके सामने तो छोटी चीज है सर। नहीं, मैं तो इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। मैं तो देखता हूँ कि सऊदी अरब का जिस तरह से स्टेक बढ़ गए पाकिस्तान में इस समझौते के बाद, तो कल को सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में दबाव भी डाल सकता है कि भाई भारत के साथ ठीक रखो अपना मामला, अगर हमारे साथ दोस्ती चाहते हो। अच्छा, आप भारत के साथ संबंध तो सऊदी के अच्छे हैं ही, और खराब होने का उम्मीद भी नहीं है,
क्योंकि हमारा कोई उनसे डायरेक्ट झगड़ा भी नहीं, हमारे सांस्कृतिक संबंध भी हैं, हमारे आर्थिक व्यापारिक संबंध भी हैं। और ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ जिससे प्रधानमंत्री सर्वोच्च सम्मान मिला, शहबाज शरीफ को तो नहीं मिला सर्वोच्च सम्मान, मोदी जी को मिला। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सर्वोच्च सम्मान भारत को मिला है। जितना इंगेज होगा पाकिस्तान हमारे मित्र देशों के साथ, उतना पाकिस्तान पर दबाव बनेगा कि भारत के साथ जो है वो हरकतें बंद करें। ये नया एंगल दिया आपने इसमें। एंगल ऐसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऐसी चलती है। आज चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, तो चीन खुल के फिर खड़ा होने में उसको संकोच होगा ना। ठीक बात है, ये भी तो है। ठीक बात, बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसको इस एंगल से देखता हूं कि चिंता करने के बजाय भारत जो सतर्क तो रहेगा ही, भारत उसको अपना करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब जो है, ये दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान के तमाम लोग, पाकिस्तान में बेरोजगारी की हालत बहुत खराब, बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ भी जॉर्डन में, सऊदी में, वहाँ की सेना में तमाम मर्सिनरीज आपको ये बात जो लोग कह रहे हैं कि ये अब ये पाकिस्तान की सेना किराए की सेना के तौर पर इस्तेमाल करेगा, हो ही रही है, पहले से ही हो रही है। ये तो खुल के एक्सपेक्ट हो गया। कतर में पाकिस्तानी जैसा एयरफोर्स वाले जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ उनकी एयरफोर्स को के साथ उनका कहते हैं जब जियाउल हक थे राष्ट्रपति तो इन्होंने फिलिस्तीनियों को भी मारा था किसी दूसरे देश में जाकर के। सेना इसी तरह से मर्सनरीज के तौर पर हमेशा काम में आती रहती है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो इस्तेमाल उनका किया जाता है कि क्या किया जाए। और बहुत सारे देश हैं जो अपनी सेना को, पैसा जिनके पास होता है वो सोचते हैं अपने लोगों को क्यों मरवाना है। यूएस में भी ऐसा होता है, यूएस की सेना में भी ऐसा। अब क्योंकि आपने कहा कि भाई वहां का सर्वोच्च सम्मान तो मोदी जी को मिला हुआ है, शहबाज शरीफ खुद नहीं मिला, कैसे नवाज शरीफ को भी नहीं मिला। पाकिस्तान के मोदी जी का जन्मदिन था, सर लगे हाथ ये बात कर लेते हैं। मैं चाह रहा था ये बात करना, मौका मिला आज से। कल कुछ अलग हुआ है। आप सोशल मीडिया देखिए, कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रधानमंत्रियों ने, चांसलर्स ने प्रधानमंत्री को विश किया। लोग कह रहे हैं कि अगर कोई इसका डेटा निकाले तो शायद ये कोई विश्व रिकॉर्ड भी बन जाए कि एक राष्ट्राध्यक्ष के या एक प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर इतने देशों ने बधाई दी, और बधाई भी वीडियो बना करके दी। थैंक यू मोदी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर 75th बर्थडे, 2 लाइन वाले नहीं ट्वीट, पूरा बाकायदा वीडियो बनाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने वीडियो बनाया, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने, अब छोटे छोटे कितने देश हैं, और वीडियो बना करके उनको बर्थडे विश किया। प्रधानमंत्री ने, अगर आपने जवाब देखा हो प्रधानमंत्री का, उन्होंने 3-4 ट्वीट किए रात में, और वो वाकई दिल से हुए ट्वीट लग रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि भाई मैं अभिभूत हूं इतने प्रेम के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दे सकता हर किसी को, लेकिन वो उनकी बातों से लग रहा है कि उनको भी लगा इस बार कुछ स्पेशल हुआ है। तो ये एक बात जो है वो खुल करके सामने आ रही है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो तो कई देशों के लोगों के साथ बात कर रहे थे, मीटिंग में थे, और वहां उन्होंने मीटिंग में कहा कि मैंने आप लोगों के बिहाफ पे विश कर दिया है। अब ये कितना अनयूजुअल है, इसको आप सोचिए। एक व्यक्ति जो एक मीटिंग में बात कर रहा है और वहां वो कह रहा है कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और मैंने आप सबकी ओर से भी बधाई दी। ये उनका इंटरनल मीटिंग चल रही, उसमें डिस्कशन हो रहा है, पुतिन उसमें इस बात को बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त एक बहुत स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। ये वो कहेंगे ही, क्योंकि हम ट्रंप के दबाव में जो है नहीं झुके, और ट्रंप का ट्वीट तो आपके सामने था ही। उस सबके उस ध्यान में रखते हुए, कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इस खबर को हमको देखना चाहिए। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, कल पता नहीं वो लिम्का बुक रिकॉर्ड वाले और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले कल वो एक्टिव थे या नहीं थे, लेकिन दुनिया में कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष को इतने स्टेट हेड्स ने जन्मदिन की शुभकामनाएं इस तरह से नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप से शुरुआत हुई तो वो तो लग रहा था भाई थोड़ा झगड़ा है, थोड़ी तलखी है, थोड़ी मारामारी है तो बनता है, लेकिन उसके बाद मतलब लाइन लग गई। जैसे कहते हैं ना कि दिवाली पे वो फुलझड़ी जलने लगती है तो रुकती नहीं है, तो कुछ उस तरह के अंदाज में हुआ। और उसमें भी सबके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे विश का तरीका था, उसमें एक कॉमन बात थी, एक पर्सनालिटी जो भारत के हितों को लेकर बहुत सतर्क और सचेत है, एक व्यक्ति जो दुनिया में उम्मीद की किरण के तौर पर, उसमें आप अंडरलाइन अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोग हैं उनके कहने में ये जरूर है, और वो जितने भी देश, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। मैं वो एक पोस्ट निकाल रहा था, एक अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये लिखा है कि शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री को या किसी देश के राष्ट्रपति को विश करने के लिए ऐसे कतार लगी हुई है राष्ट्राध्यक्षों की। ये अपने आप में भारत की अहमियत बताता है, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि 21वीं शताब्दी किसकी होगी, साउथ एशिया की होगी, साउथ एशिया में किसको होगी, उसका थोड़ा सा संकेत भी देता है।
तो मुझे लगता है इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। और भारत में जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर इसको देखते हैं कि आज हमारा समय आ रहा है, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप उसमें आगे। तीन बातें मैं किसी को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा इसको तीन एंगल से देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अनयूजुअल था जो हुआ समीर जी। एक तो भारत, लेकिन एक चीज और जोड़ दूं, ये थोड़ा दूसरा वाला पक्ष है लेकिन पता नहीं उसकी चर्चा अब करें। इसमें भी कुछ विघ्न संतोषी कह रहे हैं कि पेड कैंपेन है। अब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई पेड कैंपेन करा ले, रूसी राष्ट्रपति को कोई पेड कैंपेन करा ले, सऊदी के प्रिंस को कोई, वो इसमें कह रहे हैं कि जैसे बुर्ज खलीफा पर तस्वीर आई प्रधानमंत्री की, तो वो आप करवा सकते हो, या यूरोप में किसी देश के किसी छोटे से शहर के अंदर जो है एक बिल बोर्ड पर उनका चल रहा है हैप्पी बर्थडे मोदी जी, तो वो कोई समर्थक करा सकता है। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष से थोड़ी आप करा दोगे कि एक तो भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी, वर्ल्ड स्टेज पर आपका बढ़ा हुआ वजन, तीसरा नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, और उसमें खास तौर पर अभी पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से आप अमेरिका के सामने खड़े हुए, ये इसका दुनिया ने नोटिस लिया इस बात का कि ये भारत और भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका से भी नहीं दबता। निश्चित रूप से सिर्फ आप इकोनॉमी पावर बन जाओ तो उसके आधार पर कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष आपको बधाई नहीं देगा। अमेरिका तो इकोनॉमी से इतने बड़ी है, क्या शी जिनपिंग को कितने आते हैं, ट्रम्प साहब को कितने आते हैं। तो सिर्फ इकोनॉमी रूप से पावरफुल होना क्राइटेरिया, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपने अपने देश में कैसा व्यवहार किया है, आपने अपने देश को कितने आगे लेकर गए, और उसके अलावा अपने दुनिया में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, दुनिया के दूसरे देशों के साथ आपका संबंध कैसा रहा है। और भारत ने बताया कि भाई हमारा संबंध दुनिया के देशों से कैसा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट किया, फिर चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे यूक्रेन के साथ हो, दोनों को प्रधानमंत्री मोदी ने बराबर का सम्मान और सहयोग दिया है। कहीं नहीं कहा कि भाई भारत किसी एक के पास झुक रहा है। तो दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हम भाई तटस्थ हैं, जो सच होगा, जो सत्य होगा उसके साथ खड़े रहेंगे, जो युद्ध करेगा उसका विरोध करेंगे। ये समय युद्ध का नहीं बुद्ध का होगा। उससे राष्ट्राध्यक्ष की बात नहीं, अब वर्ल्ड के नामी स्पोर्ट्स के जो पर्सनालिटीज है उन्होंने विश किया है। मेसी ने अपने वर्ल्ड कप की जो टी शर्ट है वो प्रधानमंत्री मोदी को अगर भेजी है तो बताइए मेसी को क्या जरूरत थी, वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, उसे तो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कोई द्विपक्षीय वार्ता करना नहीं है, उसे तो प्रधानमंत्री के साथ कोई बिजनेस डील नहीं करना है। लेकिन अगर मेसी कर रहा है, अगर दुनिया के तमाम बड़े क्रिकेटर, स्पोर्ट्स के, वॉलीबॉल के खिलाड़ी अगर कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जो कभी मिले भी नहीं और संभावना भी कम है मिलने की, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का कितना बड़ा है। भारतीय के तौर पर अच्छा महसूस करने का दिन था। अब मैं आपको दिखाता हूं अगली खबर। सऊदी अरब के शासक ये भी तो देखते होंगे ना जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान एक बेशर्म मक्कार आतंकवादियों को पालने वाला देश है, आतंकियों का देश है। आतंकवाद को लेकर न जाने कितनी बार दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, और हर बार पाकिस्तान एक ही रोना रोता है कि हम आतंकवादियों के पनाहगार नहीं, हम तो खुद आतंकवाद के शिकार हैं। यह झूठ हर बार पकड़ा गया, आज एक बार फिर पकड़ते हैं आपके सामने एक और सबूत कि यह पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान है। जैश के आतंकी और मसूद अजहर का कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी, घोषित टेररिस्ट, यह कैमरे पर, माइक पर खुद कबूल करता है कि जब हमारे अमीर जैश यानी मसूद अजहर ये भारत की जेल से भागे, ये भारत की जेल से भागा नहीं था, ये 5 साल भारत की जेल में था। फिर इसने कंधार का हाईजैक कांड कराया, एयर इंडिया का विमान कराया, इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक कराया, और उसके बदले में इसको छोड़ना पड़ा था। इसने ये इसका साथी खुद कहता है कि इसके बाद उन्होंने बालाकोट में अपना सिस्टम जमाया जहां हमने एयर स्ट्राइक की थी। तब लोग कह रहे थे बालाकोट क्यों, आज पता चल जाएगा कि मसूद अजहर जेल से भागकर बालाकोट पहुंचा और वहां से फिर इन्होंने दिल्ली और मुंबई पे हमले कराए। दिल्ली की तिहाड़ जेल को तोड़कर मुशरिकीन के पंजे से निकलकर अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आते हैं तो उनके नजरियात, मिशन और उनके प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए भी बालाकोट की मट्टी ही उनको ठिकाना देती है। उसामा बिन लादेन हो, वो भी इसी मट्टी पे नजर आता है। दिल्ली और बम्बई को टहलाने वाला अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर नजर आते हैं। पाकिस्तान के नेता और इनके फील्ड मार्शल किस मुंह से घूमते हैं दुनिया में, खड़ा होकर कह रहा है उनकी धरती पर कि मुंबई और दिल्ली पर हमला मसूद अजहर ने कराया। बालाकोट में आकर के उसने अपना ठिकाना बनाया जहां भारत ने स्ट्राइक की, मतलब भारत बिल्कुल ठीक था। और कहां है मसूद अजहर, है कहां,
कोई पाकिस्तानी इसका जवाब नहीं देगा आपको। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और आतंकवाद, इस पर कोई हम कुछ प्रमाण दे दें, कुछ साबित कर दें, इसकी आवश्यकता अब है क्या? इमरान खान ने बाकायदा वॉशिंगटन में जाकर प्रेस वार्ता करके कहा था कि हमारे यहां 40 से 50 हजार आतंकवादी पैदा हुए। यह बाकायदा इमरान खान ने कहा था। हालांकि उसके बाद इमरान खान की कुर्सी गई, इमरान खान जेल में गए और अब वो किस बुरे हाल में है ये ईश्वर जाने। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो इस मुल्क को खत्म होना ये दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। भारत के लिए तो मुश्किलें ही हैं, आतंकवाद है, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और इस मुल्क के लोगों को अब तय करना पड़ेगा। वरना अगर आपको लगता है कि कभी कोई एक धमाका हो गया और उससे हमारे देश को कुछ नुकसान हो गया, यानी भारत को, और आप बड़े खुश हो गए जो पाकिस्तान में लोग हैं, तो इससे बहुत बात बनने वाली नहीं। सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं मर रहे हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं का जीवन कहीं नर्क है, सबसे ज्यादा बच्चे अगर अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं, कुपोषित हैं, और आप अभी बात कर रहे थे ना सऊदी अरब वाले, अरे भाई भिखारी भी तो भेजना है सऊदी अरब। समझिए इसको ना, तो इनकी हैसियत आतंकवाद करने की और भीख मांगने की। जब कोई आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम ये कबूल करे कि दिल्ली मुंबई के हमले हमने कराए, हमारा बालाकोट में ठिकाना है, तो क्यों नहीं फिर भारत ऑपरेशन सिंदूर करे? क्यों दुनिया भारत को कभी कुछ कहेगी? किसी ने नहीं कहा ऑपरेशन सिंदूर का, एक देश ने नहीं कहा कि भारत ने गलत किया। भारत को हक है पूरा का कबूलनामा आपके सामने। इसका दूसरा बयान आपको सुनाता हूं, और इसको तो सुनकर के पाकिस्तान के जो गैरतमंद लोग हों वो खुद पूछें, उनको भी शर्म आएगी सुनकर के। ये इसी व्यक्ति ने ये बताया कि 7 मई को भारतीय फौज ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसमें मसूद अजहर के परिवार के और उसके साथियों के चिथड़े उड़ गए। मसूद अजहर के परिवार का कीमा बन गया, रेजा रेजा हो गए। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवादी मारे गए, ये बताता है आगे, उनके जनाजों में पाकिस्तानी फौज को भेजने का हुक्म जीएचक्यू से आया था। जीएचक्यू माने जनरल हेडक्वार्टर पाक आर्मी, यानी आसिम मुनीर ने अपने जनरलों को आदेश दिया कि ये जो आतंकवादी मरे हैं, चाहे लश्कर तैयबा के, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के, चाहे जैश मोहम्मद के, इनके जनाजों में जाओ, वर्दी में जाओ, इनकी वो ताबूत उठाओ, इनको मट्टी देने तक वहीं रहना। सुनिए। जीएचक्यू से आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी। आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फजाइया फौज को जिहादी नजरिए के ऊपर लेकर आए। शुहदा जैशे मोहम्मद है, इंतकाम लेने वाली पाकिस्तान की फजाइया है। बताओ ये सच्चाई है या नहीं है? अगर नबी की उम्मती हो तो याद रखो, इश्क मुस्तफा और इश्क सहाबा के दावेदार हो तो याद रखो कि ये जिहाद क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों के मारे जाने पर पाकिस्तान की सेना के चीफ ने ऑर्डर दिया जनाजे में जाने का अपने कोर कमांडरों को। और कुछ सुनना बाकी है सर? इससे ज़्यादा बड़ा और सबूत क्या होगा कि पाकिस्तान में आईएसआई, सेना और आतंकवादी, ये एक ही जमात के 3 नाम आप कह सकते हैं। भाई वो तो खुद ही कह रहे हैं। लेकिन सौरभ, मुझे बार बार ये सवाल हमेशा कौनता है और कौनता रहेगा, और कभी कोई जिम्मेदार शख्स मिला भारत के हुक्मरान को, मैं ज़रूर पूछूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के घुटने हमने टिकवा दिए थे तो हमने इन तीनों को मांगा क्यों नहीं? हम ले सकते थे इनको, क्यों हमने छोड़ दिया पाकिस्तान को जाने के लिए? जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। क्या उसी मनस्थिति से आज भी भारत की सेनाएं और भारत के जो प्रमुख लोग हैं कैसे जाने दो, छोड़ो यार, बच्चा है? ले लेना चाहिए था। जैश मोहम्मद जो कह रहे हैं तिहाड़ जेल भागा, अरे तोड़ कर नहीं भागा था, वो तो हमारे 170 लोग वहां पर बंधक बने हुए थे, फंसे हुए थे। उनकी जान बचाने के लिए मजबूरी में भारत को वो सौंपना पड़ा था 3 मसूद अजहर और जरगर और एक उसको उमर शेख को जी। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये मौका था हमारे पास का, इन तीनों को जो हमारे 3 घोषित वांछित हैं, हाफिज सईद, जैसे ये मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम, इनको हम ले सकते थे।
अगली खबर आगे बढ़ते हुए आपको मैं अब जरा इजराइल और गाजा का हाल बताता हूं, क्योंकि गाजा में इस वक्त बहुत खराब हालात हैं और इजरायली सेना ने मंगलवार को गाजा शहर पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। मतलब अब गाजा को सैनिकों के द्वारा पूरी तरह कैप्चर करने की नीति पर आगे बढ़ चुका है इजराइल। 2 साल से ये युद्ध जारी है और उसमें सबसे भीषण बमबारी या सबसे भीषण आक्रमण इस वक्त हो रहा है हमास के ऊपर। हवा, समंदर, जमीन, हर तरफ से हमले हो रहे हैं गाजा में। 10 लाख लोगों का शहर है और इजराइल की सेना ने खुलकर यह ऐलान किया है वहां पर, और आसमान से पर्चे भी वहां फेंके जा रहे हैं कि आप सब लोग शहर खाली कर दीजिए, शहर के दक्षिणी छोर पर चले जाइए। इसके लिए उन्होंने एक कॉरिडोर भी बना करके रास्ता भी दिया कि आप सब लोग जो है दक्षिणी छोर पर चले जाए। 10 लाख लोग कैसे जाएंगे वहां, लेकिन अब तक कहा जा रहा है 4 लाख लोग मेन सिटी को छोड़कर दक्षिणी छोर पर पहुंच चुके हैं। क्या करना चाहता है इजराइल? इजराइल करना यह चाहता है कि शहर को निवासियों से खाली कराया जाए, जो बचेंगे उनको हमास मानेगा और फिर सीधी लड़ाई उनके साथ लड़ेगा। इजराइल का अनुमान है कि इस तरीके से अंत में 1000 हमास के लड़ाके वो वहां बचेंगे और उनसे फिर हम आमने सामने की टक्कर करेंगे, क्योंकि हमको पूरी तरीके से खत्म करना है। लेकिन सब कुछ इजराइल के पक्ष में जा रहा हो ऐसा नहीं है। अभी कल या परसों वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर के उनके आवास के बाहर जो बंधक अभी हैं, 48 लोग बंधक हमास के पास, उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि आप युद्ध रोकिए, तब हमें हमारे परिजन मिल सकते हैं, वरना यह सिलसिला 2 साल से लगातार जारी है। लेकिन बहरहाल 80 लोग अभी हाल फिलहाल में 2-1 दिन में के अंदर मारे गए हैं गाजा के अंदर। अभी हालात किस ओर बढ़ रहे हैं सर? दोनों बातें ठीक है सर। इजराइल को अब लग रहा है कि इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, और वो खाली करने के लिए, पलायन के लिए इसलिए कहा उन्होंने कि खाली कर दीजिए, ताकि ये आरोप दुनिया भर से ना लगे कि आप एक आबादी पर, आजकल इसका बहुत प्रेशर रहता है ना कि आबादी पर यदि आप युद्ध करेंगे या बम विस्फोट करेंगे तो उसका बड़ा एक प्रेशर बनता है। इसलिए उन्होंने कहा कि खाली कर दे, लेकिन अब वो इस अंतिम लड़ाई तक पहुंचाना चाहता है। ये फाइनल असॉल्ट की तरह से कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इजराइल के जो लोग बंधक हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के, वो बार बार दबाव बना रहे हैं। ये कल की घटना नहीं है, पिछले बहुत समय से अलग अलग समय पर प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ पर और दबाव बनाया जा रहा है कि जब तक आप युद्ध नहीं रोकेंगे तब तक ये हमारे बंधक नहीं छूटेंगे। लेकिन लगता नहीं कि लेकिन इजराइल जो है, वो इस मूड में नहीं है। और इजराइल को खुद को भी सोचेंगे ना आप, यदि उसके सोच समझ को और या देखेंगे तो वो छोटी मोटी यदि कह लें, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए 50 लोगों के लिए, वो देश के आगे जो है किसी को रियायत देने के उसमें मूड में नहीं लगता कि ठीक है हम इस दबाव में आकर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं लग रहा। अब ये फाइनल असॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है इजराइल, और उसको लग रहा है कि अब ये मौका आ गया कि वैसे भी नेतन्याहू जिस तरह से दबाव में है ना जी, उनको कहीं ना कहीं पहुंचना ही पड़ेगा मंजिल तक। तो एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की मैं और चर्चा करना चाहता था, इसके लिए समय ज्यादा होना चाहिए था। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच एक और समझौता होने जा रहा है और इसमें यूरोपियन यूनियन ने न्यू स्ट्रेटेजिक यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा जारी किया है। इसमें शब्द इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक और ये एजेंडा, और सामरिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर, और हमारी उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली है, वो भी इस वर्ष हो जानी चाहिए। इसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सुरक्षा, डिफेंस, कनेक्टिविटी, सारे विषय इसके अंदर होंगे। तो इसको खास तौर पर लोग जो मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, अमेरिका के साथ जो आपका मामला चल रहा है उसके कंपैरिजन में ईयू के साथ ये हमारे संबंध प्रगाढ़ होना, और जब दबाव बनाया ट्रंप ने ईयू के बाद, उसके बावजूद उन्होंने कहा ना आप 100% टैरिफ लगाइए चीन और रशिया भारत के ऊपर, उसके बाद ये हो रहा है सर, ये कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से देखिए, यूरोपियन यूनियन तो वैसे भी अमेरिका से बहुत क्लोजली जुड़ा रहा है, अमेरिका के कहने पे लंबे समय से काम करता रहा है। और अगर ट्रंप खुलकर कहते हैं कि भाई भारत के ऊपर आप टैरिफ लगाइए 100% और भारत से आप डील मत कीजिए, उसके बाद अगर यूरोपियन यूनियन ट्रंप की इच्छा के खिलाफ भारत के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये बता रहा है कि ट्रंप की स्थिति अब दुनिया में किस तरीके से हो गई है। सिर्फ चीन और रशिया तो छोड़ दीजिए, जहां ट्रंप को कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता, या तो अमेरिका और रशिया और अमेरिका और चीन की दुश्मनी सबको पता है। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन के देश भी अगर ट्रंप की बात को नहीं मान रहे, तो ये बता रहा है कि आज भारत वर्ल्ड ऑर्डर में कहाँ खड़ा है, और दुनिया का कोई भी देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती तोड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं। सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े और भारत के साथ व्यवसाय करे। और अभी ट्रंप तो 2 दिन के लिए ब्रिटेन यात्रा पर गए, वहां उनका विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए कि ट्रंप यहां पर क्यों आए। सर एक खबर आ रही है बड़ी, वो आपको बता देता हूं मैं। आजम खान, समाजवादी पार्टी के नेता जो लंबे वक्त से जेल में है, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर दी है हाई कोर्ट ने, और ये मामला क्वालिटी बार की जमीन से जुड़ा हुआ है जिसमें आजम खान को बेल मिली है।
सवाल ये क्या वो जेल के बाहर आ पाएंगे, क्योंकि इस मामले में बेल मिली हो लेकिन उनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं। लेकिन अगर उनको बाहर आने की अनुमति अब मिल जाती है जेल से, तो ये उनके लिए वाकई बहुत बड़ी राहत की बात होगी। बड़े मामले में उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।